फर्स्ट डे है उनके लिए भी, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही कॉमन और बहुत शॉर्ट में कि वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज लॉ, नॉट व्हाट इज लॉ बट व्हाट इज बिजनेस लॉ, एंड इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, कंपनी लॉ एंड लिमिटेड लायबिलिटी। हम सारा लॉ नहीं पढ़ेंगे, हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज लॉ, तो लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय, ठीक है, नए बच्चे समझ लें कि हम लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट की एक लॉ मेकिंग बॉडी है जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, तो पार्लियामेंट जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है हम उसको लॉ बोलते हैं, ठीक है। देन हमने कल पढ़ा था कि लॉ दो तरीके का होता है, एक होता है सब्सटेंटिव और दूसरा एडजेक्टिव। सब्सटेंटिव में हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं और एडजेक्टिव में, फिर हमने स्टार्ट किया था कि हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस लॉ है, और बिजनेस लॉ कौन सा है, सब्सटेंटिव पोर्शन, जिसमें हम एविडेंसेस की बात, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि दिमाग में क्वेश्चंस आए तो पूछना जरूर, ठीक है, उसको रोकना नहीं, क्वेश्चन को आने देना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, और आज से फॉर्मल स्टार्टिंग है तो सारे नए बच्चे भी इसको ध्यान देंगे, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज, दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक इससे पहले भी एक समझ लो, टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। तो ये लॉ कब बना था, 1872 में, ठीक है। 1872 से अब तक चल रहा है, ठीक है। क्यों चल रहा है, ये तो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, तो कोई बात नहीं। जो इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है, क्या बोलते हैं उसको, इंडिया का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 19 किस ईयर में आया, नहीं ठीक है, 1950 में आया, और हम फ्री कब हुए थे, ठीक है ना। तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब एग्जिस्टेंस में आया तो उस समय डिसाइड हुआ कि ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विल बी एप्लीकेबल एज इट इज, यानी जैसे चल रहे थे वो चलते रहेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हम आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक्ट मीन्स बता दिया था मैंने, लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट, बाय द लॉ मेकिंग बॉडी। फटाफट याद कर लो, अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो हम उसे बोलते हैं एक्ट, और जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो फिर मजबूरन एग्जीक्यूटिव का लॉ बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। और जब किसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोई लॉ ना हो तो जजेस अपना कॉमन सेंस लगा करके डिसीजन दे देते हैं, और उस डिसीजन को भी हम लॉ मान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीसीडेंट, ठीक है। तो एक्ट मतलब पार्लियामेंट्री लॉ की बात हम कर रहे हैं। इंडियन का मतलब तो पता होगा ना, पाकिस्तान तो नहीं है ना, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट, और इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन वो है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, बहुत सिंपल। तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम सिंपल वे में बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ रिलेशन ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, अ रिलेशन ऑफ गिविंग एंड टेकिंग। कोई सा एग्जाम्पल ले लो, लाइफ का कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, वो सारे जहां पर गिव एंड टेक है वहां पर मान के चलो कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और देखो तुम लोग आज 12th क्रॉस करके आए हो, लॉ नहीं पढ़ा था बट लॉ को जी रहे थे, ठीक है ना। इसलिए बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखना, हमारी हर एक्टिविटी में लॉ है, हमारी हर एक्टिविटी में लॉ है। और मैंने फर्स्ट डे जो बच्चे थे उनको बोला था कि आप इधर क्यों बैठे, तो दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो हमारी हर एक्टिविटी में लॉ है। मुझे बताओ कौन सी एक्टिविटी में ना मेरे तो लॉ लग गए, गाना सुना है ना जो मुन्ना उसका था, जॉली LLB
फर्स्ट का शायद उसमें था कि मेरे तो लॉ लग गए, तो लॉ लग जाता है, सब जगह लॉ लग जाता है। लाइफ का कोई ऐसा इवेंट मुझसे पूछो कि सर इसमें कौन सा, मैं अभी बताता हूँ कोई एग्जाम्पल जहां पे तुम्हें डाउट हो रहा है, बोले यहां पे कौन सा लॉ, कैसे लगेगा लॉ। अभी तुम बैठे हो, लॉ लगा हुआ है, पता है ना, बैठे हो लॉ लगा हुआ है। हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे आकर के फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करा के गए होंगे, और कुछ बच्चे आज पिछले 2-3 दिनों से जब से क्लास चल रही है उन 3 दिनों से बिना रजिस्ट्रेशन के बैठे होंगे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और वो 3 दिन के बाद 4 दिन 5 दिन फिर पढ़ते चले गए और उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, लॉ तो लग चुका है, क्योंकि आप सर्विसेज ले रहे हो। तो सर्विसेज ले रहे हो तो पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे जैसे तुम एक टी स्टॉल पे खड़े हो गए और बातें कर रहे थे, वो जो है ना छोटू, वो आया और आपको उसने टी ऑफर की, आपने ले ली, कंज्यूम कर लिया, उसका जाने लगे, पैसे बोले मैंने तो मांगी नहीं थी चाय, तुमने दी है, पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे। तो वहां पे भी लॉ लग गया कि अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है, आपको नहीं कर लेना था, रिजेक्ट कर देते, मना कर देते कि मैं चाय नहीं पीता, मैं तो खून पीता हूं अपने माँ बाप का ऐसा बोल सकते थे, ठीक है ना। आपने नहीं बोला, कंज्यूम कर लिया, तो जैसे ही कंज्यूम कर लिया आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, ही इज नॉट ऑफरिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अब मैंने अब तुम्हें बता दिया, तो अगली बार तुम कहीं पे खड़े होगे, कोई चाय ऑफर करेगा, जरूर पूछोगे, उसने कहा नहीं ये नवरात्रे चल रहे हैं, भंडारा चल रहा था, हम तो चाय बांट रहे हैं, कोई पैसे नहीं देने, तो 1 नहीं 2 कप ले लेना, फ्री मिल रही, वहां पे कोई लॉ नहीं लग रहा, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्लियर कर लिया कि कोई गिविंग एंड टेकिंग हमारी कमर्शियल बेसिस पे नहीं हो रही है, ठीक है ना। और बताओ कि कहां पे डाउट हो रहा है कि लॉ लगेगा नहीं लगेगा। मैं बता दूं, चलो अभी तुम लोग जिस सीट्स पे बैठे हो, बच्चों की सीट्स फिक्स हो जाती है ना, स्कूल में फिक्स करी होगी ना। कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में जब क्लास ओवर हुई या तुम्हारा सेक्शन मतलब यानी क्लास खत्म हो गई, 12th क्लियर हो गया, तो तुम अपनी अपनी सीट उठा के घर पे ले आए? क्यों नहीं लाए? वो सीट फिक्स थी, तुमने उसके चक्कर में लड़ाइयां भी की थी, कई बार हुई होगी ना लड़ाई, बोली मेरी सीट है, तो तू बैठी कैसे या तू बैठा कैसे, लेके क्यों नहीं आया? तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुमने जाने अनजाने वहां पे लॉ के रूल्स को अप्लाई किया, क्योंकि लॉ में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं बेलमेंट। जब तुम आईपीसीसी में आओगे तो पढ़ोगे, तो एक होता है बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है कि व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ऑफर्ड टू यू और इट इज ट्रांसफर्ड टू यू फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, देन एज सून एज द पर्पस इज accomplished you will return that property। तो आपको जो सीट्स दी गई हैं वो किस लिए दी गई है? फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि जब तक आप इस क्लास का पार्ट हो, इस स्कूल का पार्ट हो या इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो, तब तक यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, एंड एज सुन एज द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, घर जाओ लेकिन सीट्स लेके ना जाओ। यही चीज रेलवे में लिखा होता है ना, रेल आपकी संपत्ति है लिखा होता है, तो कुछ लोग बल्ब खोल लाते हैं। सही है या गलत है? सही है ना कि हमारी संपत्ति तो हम ले आए, लेकिन उसमें क्या लगा, रेल आपकी संपत्ति है, आपकी मतलब हम सबकी संपत्ति है। अब तुम बल्ब ले आए तो उसका यूज कौन करेगा? केवल तुम, ठीक है, जबकि वो किसके लिए था? सबके लिए था। तो तुम्हें वो लाना था या उसको सिक्योर करना था कि मेरे जाने के बाद जो दूसरा है उसको भी वो सीट साफ मिले, उसको भी लाइट पूरी मिले। लेकिन लोग, खासतौर से पश्चिमी यूपी के लोग तो इस मामले में बदनाम है। पश्चिमी यूपी मतलब वैसे तो यूपी वाले, लेकिन पूर्वी यूपी के तब भी अच्छे हैं। पश्चिमी यूपी के लोग, और शायद तुम में से कुछ लोगों को पता होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और अगर आपको मतलब आपके शहर मुरादाबाद को जानता होगा
तो दो दो तीन चीज़ों से मुरादाबाद फेमस है। एक मुरादाबादी बिरयानी फेमस है, दूसरा मुरादाबादी दाल, और तीसरा मुरादाबादी लोग। ब्रास नहीं, ब्रास तो अब चाइना का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मुरादाबाद के लोगों को अगर दुनिया के किसी भी कोने में जानते हैं तो होटल में कमरा नहीं मिलता है। इसलिए मुरादाबाद के लोग बाहर जब जाते हैं तो वो अक्सर बोलते हैं कहाँ से आए हैं, तो दिल्ली से बोल करके बात करते हैं, लेकिन जब एड्रेस लिखते समय फिर बाद में मुरादाबाद पकड़ में आता है तो फिर दे देते हैं दया करके, नहीं तो जनरली लोग नहीं देते हैं। क्योंकि मुरादाबाद के लोगों की आदत थी कि जिस रूम में रहे उस रूम में से बल्ब खोल लाए, टॉवल पैक करके रख लिए अपने सूटकेस में, लौटते समय कुछ नहीं मिला तो बेडशीट रख ली, पिलो कवर रख लिया, और अगर ऐसा भी नहीं ऑप्शन मिला तो टैप खोल लाए। मतलब जो भी मिले वो ले आओ। और ये बात बिल्कुल प्रूव हो गई, बिल्कुल प्रूव हो गई, और केवल नेशनली नहीं इंटरनेशनली प्रूव हो गई कि हाँ यूपी के लोग ऐसे हैं। कब प्रूव हुई है? नहीं, जब यूपी का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जब वो रूम खाली कर रहा था तो वहां की टैप खोल लाया, और वो टैप उसने मीडिया में भी दिखा दी। इससे बड़ा क्या सबूत है कि यूपी के लोग क्या कर सकते हैं। जिस घर में रहते हैं उस घर को छोड़ के जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या उखाड़ लाए। बाकी तो पढ़ा होगा पूरा न्यूज़पेपर में और मीडिया में, देखा भी होगा कि टाइल्स तक उखाड़ लाए थे। तो सोचो, चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर हो गया, ठीक है ना, और उसने पूरे यूपी को बदनाम कर दिया, पूरे यूपी को बदनाम कर दिया कि यूपी का जब नेता ऐसा है तो जनता कैसी होगी। तो हमें ऐसे पॉलिटिशियन से बच के रहना चाहिए। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन हमें ऐसे पॉलिटिशियंस को दूर रखना चाहिए जो हमारे को बदनाम कर दें। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कैसे हैं कि अब की बार महागठबंधन की सरकार। खैर चलो, हम पॉलिटिकल हो जाएंगे हम बैक। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने बोला कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन गिविंग एंड टेकिंग, और लाइफ की हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं गिविंग एंड टेकिंग चलता रहता है। इवन अभी तुम्हारा पेन काम करना बंद कर दे तो तुम अपने फ्रेंड से शेयर करोगे, अगेन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग। और जब पेन यूज हो जाएगा तो क्या करोगे, अपना पॉकेट में रख लोगे या वापस करोगे? वापस नहीं किया तो लॉ लग जाएगा, क्लेम कर लेगा आपका फ्रेंड, आपको वापस भी करना पड़ेगा। और अगर उसको मेंटल टीज कर दी, उससे टॉर्चर हुआ क्योंकि उसके फादर ने मदर ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, तुमने टेंशनाइज कर दिया, तो कंपनसेशन भी क्लेम कर लेगा। तो लाइफ में लॉ है, इस चीज को सब लोग समझ लें, हर एक्टिविटी में लॉ है। ठीक है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल गिविंग एंड टेकिंग की एक्टिविटी पर फोकस करेंगे। उस गिविंग एंड टेकिंग को हम बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट। और गिविंग एंड टेकिंग शुरू कैसे होता है, देखो यहाँ पे लिखना है आंसर जो। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल by law। तो what is contract, what is contract, ठीक है, लिखना यही है। क्योंकि जो लॉ में लिखा हुआ है, जो कानून की धाराओं में लिखा हुआ है, आपको वही लिखना है, लेकिन समझने के लिए आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, समझाने के लिए। तो ये तो तुमने बता दिया कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, सीधा सीधा रट के बोल दिया, बोले एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको कैसे समझा जाए, तो इसको थोड़ा सा रिवर्स उसमें लेके चलते हैं। मैंने बोला गिविंग एंड टेकिंग, तो गिविंग एंड टेकिंग के लिए कम से कम हम स्टार्टिंग से बात करें तो एटलीस्ट देयर मस्ट बी टू, नॉट पर्सन, हम वर्ड यूज करते हैं, टू पार्टीज। तो ऐसे मान के चलते हैं ए और बी नाम के दो पर्सन है, ठीक है, या पार्टी है, प्रॉपर वर्ड पार्टी यूज करेंगे। तो क्या दो लोगों के होने से कोई गिविंग एंड टेकिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा?
बस स्टैंड पे दो लोग खड़े हैं, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, दूसरा मोबाइल में पबजी खेल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। क्लियर, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे को केवल दो लोगों के होने से काम नहीं चलता, हमारे को यहाँ पे एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं ऑटो का। हम अभी डिप्टीगंज के चौराहे पे खड़े होंगे, अगर खड़े रहोगे तो तुम देखोगे 10 रिक्शे वाले, ऑटो वाले तुम्हें रोक के कहाँ जाना है पूछ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ऑटो वाला है और एक तुम हो। और कई बार ऐसा होता है कि तुम खड़े हो, ऑटो नहीं आ रहा, तो रोक रोक के जो भी निकला उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, ऑटो वाला चला जा रहा है, बोले सब नहीं बिजी हो। तो कोई दो होने से काम नहीं चलेगा, उन दोनों में से कोई ना कोई एक इनिशिएटिव लेगा, और वो इनिशिएटिव कहलाता है ऑफर। यानी तुम अगर रोक रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? ऑफर कर रहे हो, आई एम रेडी टू पे इफ यू प्रोवाइड मी द सर्विसेज। और अगर वो आपके पास आके रुक रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो ऑफर कर रहा है कि आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू सर्विसेज इफ यू पे मी। ठीक है ना? जरूरी नहीं जो मैंने डायलॉग बोले हैं वो डायलॉग हो। अगर आप खड़े हो और रिक्शे वाले ने आकर के इशारे से ऐसे पूछा, ऐसे बोला, कोई डायलॉग नहीं, ऐसे आपने कहा ऐसे, तो ये भी पूरी फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि उसका ऑफर था और आपने क्या करा? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना? तो कोई स्पेसिफिक डायलॉग जरूरी है? नहीं जरूरी। जैसे मैंने भी बोला कि कुछ बच्चे हो सकता है फ्रेंड्स के साथ आके बैठ गए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो कोई जरूरी नहीं कि कोई प्रॉपर ऑफिशियल डायलॉग्स होने चाहिए। देयर मे बी साइन लैंग्वेज, देयर मे बी इम्प्लाइड रिलेशनशिप, तो कोई भी तरीका हो सकता है, वर्ड्स जरूरी नहीं है। तो अब हम इसको लेते हैं कि ऑटो वाले ने आपको इशारा किया ऐसे, तो दैट वाज एन ऑफर, और वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहा था कि पैसे दे देना, मैं सर्विस दे दूंगा। आपने उसे कहा रुक, यानी आपने उससे बात करने के लिए उसे स्टॉप कर लिया, डिस्कशन किया कि स्टेशन जाना है 10 रुपए, उसने कहा बैठ जाओ। नाउ दिस इज एक्सेप्टेंस। यानी अगर हम मान ले तो ए ने क्या किया? ऑफर, और बी ने क्या किया? एक्सेप्टेंस। अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अभी इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये बन जाता है प्रॉमिस। कैसे प्रॉमिस? जैसे ही फाइनल हो गया कि 10 रुपए और स्टेशन छोड़ेगा, बैठ जाओ, तो बैठते ही प्रॉमिस क्या हो गया? अब रिक्शे वाले ने 4 कदम चला, वो बोले उतरो, क्या करोगे? लड़ जाते हो ना कई बार। बोले फिर बैठाया क्यों? जब तुझे सर्विस नहीं देनी थी तूने बैठाया क्यों? ठीक है, सिचुएशन चेंज कर दो। बोल बेचारा ले गया स्टेशन पे, 10 रुपए तय हुआ था, तुमने 5 रुपए दिए, लड़ जाएगा कि नहीं? बोले जब पहले ही तय हो गया था। ठीक है, तो बात समझो यहां पे कि जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड्स। उसका प्रॉमिस कि मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचाऊंगा, यानी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, और तुम्हारा प्रॉमिस कि जो फिक्स हुआ है वो मैं चार्जेस दे दूंगा। तो दोनों का प्रॉमिस। अभी तो रिक्शा चलना शुरू हुआ है ना, अभी एकदम से तुम चले 4 कदम, तुम्हें तुरंत ध्यान आया कि अरे मेरा मोबाइल इंस्टीट्यूट में छूट गया। तुमने उसे रोका, भैया रुक जा, मेरा मोबाइल छूट गया, तुम जाओ, बाद में आ जाओ। तब वो कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। अभी ध्यान, तो अगर लेकिन तुम डिस्टेंस कवर कर लोगे तो जरूर बोलेगा। तो अभी बस मूव करे थे, अभी कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन प्रॉमिस जरूर हो गया था कि ही इज रेडी टू प्रोवाइड यू सर्विस एंड यू आर रेडी टू पे द अमाउंट। तो बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड देयर आर प्रोमिसेस। अब ये प्रॉमिस को मैंने ले लिया यहां पर। इस प्रॉमिस में हमें एक चीज ऐड करनी है, और वो एक पुरानी कहावत पढ़ी होगी कि घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता है, क्योंकि करेगा तो खाएगा क्या। ठीक है, तो और जो जितने भी गिविंग एंड टेकिंग के रिलेशंस हैं, गिविंग एंड टेकिंग, सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले एग्जांपल भी दिया था कि फ्रेंड के ऊपर तुमने 1000 रुपए खर्च कर लिए, तो तुम्हारे मन में एक फीलिंग होती है कि वो भी मेरे पे 700-800 रुपए तो खर्च करे।
तो गिविंग एंड टेकिंग तो फैमिली में भी चलता है, ठीक है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो ऐसे नहीं बांधती है, प्लान होता है पूरा कि इस बार क्या मांगना है भाई से। तो गिविंग एंड टेकिंग हमारे को पर्सनल लाइफ में भी चलता है, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, बट हमारे को यहाँ पर कमर्शियल लाइफ से मतलब बात करनी है, हमें फैमिली मैटर्स पे नहीं जाना, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। फिलहाल प्रॉमिस क्लियर हो गया। इस प्रॉमिस में हमें ऐड करना है दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इसे सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, ठीक है ना, समथिंग इन रिटर्न। तो ऑटो वाला आपको सर्विस देना चाहता है तो उसे क्या फ्री में देना चाहता है, उसे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। रिटर्न किस वे में, कैश के वे में, ठीक है। आपके पास कैश नहीं है, उसने अपना पेटीएम का स्टिकर अपने ऑटो पे लगा रखा है, तो कोई बात नहीं, पेटीएम से दे दो 10 जो भी, लेकिन जो अमाउंट फिक्स है वो दो, आप कैश दो, चेक दो, दैट डजंट मैटर, वो बात की बात है। फिलहाल उसकी एक्सपेक्टेशन है 10 रुपए, ये उसके लिए कंसिडरेशन है। और तुम 10 रुपए पे करके क्या रिटर्न में चाहते हो, सर्विसेज, दैट इज कंसिडरेशन फॉर यू। कोई सा एग्जाम्पल ले लो, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप टी शॉप पे जाते हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं अगर किसी को चाय पिलाऊंगा तो मुझे रिटर्न में पैसा मिले, और हम 10 रुपए खर्च करके जब चाय पीते तो हम क्या होता है कि हम 10 रुपए दे रहे हैं, रिटर्न में हमें चाय मिले, ठीक है। सैलून पे जाते हो 50 रुपए खर्च करके क्या चाहते हो कि हमें 50 रुपए पे करने पे रिटर्न में सर्विस मिले, हेयर कट मिले। और हेयर कट करने वाला जो वो बार्बर है वो क्या चाहता है कि मैंने इस किसी के हेयर कट किए तो मुझे इसके रिटर्न में मेरे को पैसा मिले। कहीं पे भी देख लो, जो बच्चे वैष्णो देवी गए होंगे, गए कोई वैष्णो देवी, तो लौट के जब हम आते हैं तो जैसे ही हम जो कटरा जो सिटी वहां पहुंचते हैं तो आप आते ही बहुत सारे लोग आपको घेर लेंगे, आपके पैर पकड़ के दबाने लगेंगे कि लाओ मालिश कर देते हैं क्योंकि आपने इतना लंबा ट्रेवल किया है। ऐसा हुआ है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं, रिटर्न में पैसे दे देना, फ्री में कोई नहीं करता, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं दिखाई पड़ा, हमें एक मसाज सेंटर दिखाई पड़ा, हमने कहा कि भाई पैसे देंगे, रिटर्न में हमें सर्विसेज देगा। तो पूरी लाइफ हमारी गिव एंड टेक पे बेस्ड है, उस रिटर्न को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। अब इस ऑटो वाले में क्या है कि तुम्हारे पैसे के रिटर्न में सर्विस है और उसके सर्विस प्रोवाइड करने के रिटर्न में पैसा है, ठीक है। तो जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई ठीक है, तुम पैसा दो हम सर्विस देंगे, या हम सर्विस दे रहे हैं तुम पैसा दो, जो भी डायलॉग। अब मैंने इस एग्रीमेंट को फिर ले लिया यहां पर, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को एक ऑफर दे रहा हूं, सीए बनना है, सबको सीए बनना है ना। अच्छा मेरी आवाज आ रही है पीछे, कोई इशू तो नहीं है? तो सीए बनना है ना। एक ऑप्शन है तुम्हारे पास कि ये जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को फाइनलाइज करो, यानी एफर्ट्स करो, पढ़ो, एग्जाम्स दो और सीए बन जाओ। मेरे पास एक चमत्कारी दवा है, वो दवा 5 लाख रुपए की है, और वो दवा मैं तुम्हें दूंगा और उस दवा को खाओगे और खाते ही सीए बन जाओगे। ताबीज भी है मेरे पास, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। रेडी हो? बताओ आप। तो वो ये है कि तुम्हें एक गिलास ब्लड, वो भी ताजा, यानी किसी को मार के उसको पीना पड़ेगा, और जैसे ही पियोगे वैसे ही एकदम से टाइम बहुत तेजी से भागेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब 4.5 साल हुए और तुम्हारे हाथ में सीए की डिग्री आ जाएगी। तो 5 लाख रुपए का खर्चा है इसका। कितने लोग रेडी? दूसरा, अगर तुम्हारे को किसी से दुश्मनी हो
तो उसको अगर टपकाना है तो 50,000 रुपये दो, उसको टपका देंगे। अब देखो इसको ध्यान दो, क्या यहां पर गिविंग और टेकिंग नहीं है? भाई मैंने तुमसे कहा कि 50,000 रुपये दोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मन को मार दूंगा, तो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं और तुम मुझे क्या दे रहे हो? तो तुम तो मुझे मनी दे रहे हो 50,000 रुपये, मैंने तुम्हें रिटर्न में क्या दिया? छुटकारा तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से, मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन, रिवेंज, तुम्हारा जो बदला पूरा हो गया। तो जरूरी नहीं रिटर्न का मतलब कोई कैश मिले, कोई सामान मिले। जैसे मैंने मालिश का एग्जांपल दिया वैष्णो देवी का, उसमें क्या मिला था? सर्विस मिली थी। तो ये भी एक सर्विस है, सुपारी वाली सर्विस, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। तो इसको चेक करो, तो मैंने तुम्हें ऑफर दिया 50,000 रुपये दो, मैं तुम्हारे दुश्मन को मार दूंगा, तुमने कहा यस सर, तो ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया नहीं हो गया? बन गया प्रॉमिस। तुम्हारा प्रॉमिस तुम मुझे 50,000 रुपये दोगे, मेरा प्रॉमिस छुटकारा दिलाऊंगा। इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन, तुम्हारा मेंटल सेटिस्फेक्शन कंसिडरेशन है, मेरे लिए पैसा कंसिडरेशन है, बन गया एग्रीमेंट। अब यहां से कहानी चेंज हो जाती है, तुमने मुझे पैसे दे दिए लेकिन मैंने मच्छर भी नहीं मारा, इंसान तो बहुत दूर की बात है। क्या कोर्ट जा सकते हो? पुलिस के पास, किसी भी अधिकारी के पास, सिस्टम के पास, कि भाई मैंने तो इनको पैसे दिए थे, इन्होंने मेरा काम नहीं पूरा करके दिया, मेरा काम पूरा करा दो। जा पाओगे? जाओगे तो क्या होगा? उल्टा धर लिए जाओगे। सेम, मैंने तुम्हें कहा सीए बनाने के लिए मैं तुम्हें तावीज दूंगा, तुम्हें ये काम करना है, तुमने वो काम कर लिया, सीए नहीं बन पाए, और तुमने इस बीच में एक आदमी को मार के उसका खून पी लिया था। कोर्ट चले जाओगे कि योर ऑनर मैंने ऐसे से इनके कहने पे किया और इन्होंने पैसे भी ले लिए और मैं सीए भी नहीं बन पाया, नहीं बन पाई। कोर्ट जा सकते हो? नहीं ना। क्यों? लेकिन ये यहां तक तो है ना, एग्रीमेंट तो है ना, लेकिन एग्रीमेंट के साथ हमें एक ऐड करना पड़ता है, वो आता है लीगल इनफोर्सिबिलिटी। यानी हमारे उस एग्रीमेंट को कानून इन्फोर्स भी करा दे, देन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। अब लाइन याद आ गई मैंने क्या बोला था कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसलिए मैंने स्टार्ट ना करके यहां से अपोजिट स्टार्ट किया। क्लियर है? अब देखो दूसरा एग्जांपल, तुम मार्केट से एक मैच बॉक्स लेने गए, कितने रुपए का आता है? 1 रुपए का। 1 रुपए का आता है एक सिंगल छोटा सा। तुम घर पे आए तो देखा कि उसमें स्टिक्स तो थी, बट उसके ऊपर जो वो मसाला होता है वो नहीं लगा हुआ था। गड़बड़ है? कोर्ट जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? तो 1 रुपए के लिए भी हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो तुम्हें मैंने अभी एग्जांपल दिया कि तुमने कितना खर्च किया सीए बनने के लिए मेरे पे? 5 लाख रुपए, बट कोर्ट। बात समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब कि बहुत सारे गिविंग एंड टेकिंग के रिलेशंस ऐसे हैं जिनके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सारे गिविंग एंड टेकिंग के रिलेशंस ऐसे हैं जिनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि दिस इज ऑफर, दिस इज एक्सेप्टेंस। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। व्हेन प्रॉमिस इज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। तो एवरी रिलेशन ऑफ गिविंग एंड टेकिंग इज एग्रीमेंट, बट वी हैव टू सी कि which kind of agreements are enforceable by law. If the agreement is enforceable by law, then only it is a contract. And if the agreement is not enforceable by law, then it is agreement, but it is not a contract. एक लाइन याद रखेंगे सब लोग कि all agreements are contract or not contract.
ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, गुड, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, क्योंकि एग्रीमेंट की स्टेज को क्रॉस करके ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है ना। तो अगर इस इक्वेशन को देखो जो मैंने तुम्हारे को बोर्ड पे बनाई है, तो फर्स्ट इज ऑफर, सेकेंड इज एक्सेप्टेंस, थर्ड स्टेज इज कंसिडरेशन। प्रॉमिस को क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि प्रॉमिस तो कलेक्टिव हुआ है, यानी ऑफर एक्सेप्टेंस का कलेक्टिव फॉर्म है, तो इसलिए वो नया कुछ नहीं है। तो नया क्या था, कंसिडरेशन, फिर कंसिडरेशन में फोर्थ एलिमेंट क्या निकल के आया, लीगल एनफोर्समेंट। तो पहली स्टेज होती है ऑफर, जब उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है तो सेकेंड स्टेज पे आते हैं, उस सेकेंड स्टेज के बाद हम उसमें ऐड करते हैं कंसिडरेशन, तो थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेज तक ये एग्रीमेंट है, लेकिन अगर ये फोर्थ स्टेज को पहुंच जाता है, लीगल इन्फोर्सबिलिटी भी ऐड हो जाती है, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो आर यू इन अ पोजीशन टू गिव द आंसर, तो आई थिंक आंसर शुड बी यस, कि यस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अब जरा रिवर्स लेते हैं, इट इज एन एग्रीमेंट enforceable by law, and what is the meaning of an agreement? Agreement means when promise is supported by consideration, it becomes an agreement. Then again, what is consideration? Consideration is something in return. And what is promise? When offer is accepted, it becomes a promise. तो रिवर्स ले लो, या मतलब जो भी तुम्हें सही लगे, दोनों तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन पहली लाइन आपको यही लिखनी पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। याद रहेगा। मुझे लगता है आज मैं यहीं पे ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि सर फिर मुझे इशारा करते हैं, तो उससे पहले ही मैं